हेलो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स के इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं, विच इज़ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। शुरू के 5 वीडियोस में मैंने पांचों टॉपिक कवर कर दिए हैं। आज हम लोग अपना अगला टॉपिक कवर करने वाले हैं, विच इज़ दिस: demographic profile during the British rule. Demographic conditions during the British rule exhibited all features of a stagnant and backward economy. Here we focus on the following parameters. तो यहाँ आज के इस वीडियो में हम लोग इंडिया के ब्रिटिश रूल के टाइम पर, मतलब जब देश आज़ाद हो रहा था या ब्रिटिशर्स के टाइम पर, जो हमारे इंडिया का जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल था, डेमोग्राफिक कंडीशन था, वो कुछ इस तरीके का था जो हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बोथ बर्थ रेट BR एंड डेथ रेट DR वर वेरी हाई, नियरली 48 to 40% per thousand respectively. High BR and high DR suggest a state of massive poverty in the country. तो देखिए, जो हमारा जो बर्थ रेट था ना हमारे कंट्री का, और जो डेथ रेट था वो काफ़ी ज़्यादा हाई था। मतलब कि पॉपुलेशन बढ़ भी रहा था बहुत ज़्यादा, और पॉपुलेशन में लोग मर भी रहे थे बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर दोनों ही कंडीशंस में जो हमारा सोसाइटी था उस समय, वो पॉवर्टी के स्टेट में था काफ़ी ज़्यादा। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है ये हम जानते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट: डेथ रेट ऑफ अ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1 year पर 1000 लिव्स बर्थ, है ना, लाइव बर्थ। ठीक है, 1000 लाइव बर्थ। तो यहाँ पर 1000 बच्चों में से, मतलब 1000 1 साल से कम उम्र के 1000 बच्चे पैदा होते हैं एक कंट्री में, है ना। और उसमें से जितने लोग मर गए, मतलब जितने बच्चे किसी भी कंडीशन की वजह से, किसी भी बीमारी की वजह से, किसी भी किसी भी तरीके से मर गए 1 साल के अंदर, ठीक है, तो वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंट्री है उसमें 1000 बच्चे पैदा हुए, उसमें से 10 बच्चे मर गए किसी भी कारण की वजह से, तो उस कंट्री का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होगा वो होगा 10। ठीक है। तो यहाँ पर 1000 बच्चों में जितने बच्चों की मौत होती है वो हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है। और उस टाइम पर इंडिया का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था वो काफ़ी ज़्यादा हाई था, मतलब बहुत ज़्यादा था। ठीक है। 1000 बच्चों में 218 बच्चे मर जा रहे थे। इट वॉज अबाउट 218 per 1000 while at present it is 32 per 1000। ठीक है। तो उस टाइम पर क्या था इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? 1000 बच्चे पैदा होते थे तो उसमें 218 बच्चे मर जाते थे। अभी के टाइम पर अगर आप देखोगे तो हमारा जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो 32। ठीक है, मतलब 1000 बच्चे पैदा होते हैं उसमें से 32 बच्चे मर जाते हैं। तो यही है हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, फैक्ट्स याद होने ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं, बिकॉज एग्जाम में MCQ में ये आ सकता है। तो 32 बच्चे मर जाते हैं अभी के टाइम पर। ठीक है, 1000 बच्चों में 32 बच्चे मर जाते हैं, विच इज़ नोन एज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है। तो 1000 में 32 बच्चे अभी के टाइम पर मरते हैं, उस समय जितने मरते थे उतने मरते हैं। ठीक है, मैंने बता दिया। फिर आ जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी: एवरेज लाइफ ऑफ अ पर्सन वॉज as low as 32 years while presently it is 69.4%। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है? एक इंसान कितनी उम्र तक जीता है एक कंट्री में, है ना। तो एक कंट्री है वहाँ पर एक कोई इंसान है, मतलब सिर्फ एक इंसान नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, एक इंसान है 100 साल जी रहा है, एक इंसान 10 साल में मर जा रहा है। तो उसका अगर आप एवरेज निकालोगे तो जितना आएगा ना वो उस कंट्री का लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगा। ठीक है। तो वहाँ पर एवरेज इंसान कितने साल तक जीता है। तो उस टाइम पर जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था ब्रिटिशर्स के टाइम पर, जो हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी था वो बहुत कम था। लोग 32 ईयर्स की एज में मर जा रहे थे, मतलब ये एवरेज था उस समय। ठीक है। और अभी के टाइम पर अगर आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखोगे इंडिया का तो वो है 69.4%। ठीक है, 69.4%, 69.4%। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रिफ्लेक्ट्स लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज, लैक ऑफ अवेयरनेस एज वेल एज अ लैक ऑफ मीन्स टू अवेल देम। ठीक है, मीन्स टू अवेल देम। तो यहाँ पर क्योंकि वहाँ पर उस समय काफ़ी ज़्यादा कम लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, इसी वजह से उतनी कम लाइफ एक्सपेक्टेंसी होने की वजह से जो हमारा हेल्थ केयर फैसिलिटी था वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था। इसका यही शो होता है, रिफ्लेक्ट करता है यही चीज़, है ना। मतलब हमारा जो कंट्री था वो काफ़ी गरीब था, इसलिए हेल्थ केयर फैसिलिटी पर ध्यान नहीं दिया था। फिर आ जाता है फोर्थ पॉइंट, लिटरेसी रेट। इसको हम पढ़ेंगे, ये तीनों पॉइंट्स कवर करेंगे आफ्टर दिस। ठीक है। तो हमारा आ जाता है फोर्थ पॉइंट, लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या है ये? लिटरेसी रेट
रिफरिंग टू दूज हु कैन रीड एंड राइट। लिटरेसी रेट वो रेट होता है जिसमें कि एक पॉपुलेशन में कितने लोग पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। ये नहीं कह रहा है कि डिग्री लिए हुए हो, बस इतना कह रहे हैं कि आप पढ़ो और लिखो। आप अगर ये दो चीज़ कर रहे हो तो आप लिटरेट पर्सन हो, ठीक है। तो अभी अपन लोग लिटरेट हैं, ओके। तो यहाँ पर जो उस समय लिटरेसी रेट था हमारे इंडिया का वो था 16%, है ना। literacy rate referring to those who can read and write was nearly 16%, reflecting social backwardness as a reflection of economic backwardness. Female literacy rate was still worse, only 7%. Do you get it? Only 7%. This indicate gender base in the society. तो उस समय जो लिटरेसी रेट था वो सिर्फ 16% था, मतलब 100 में से 16 लोग ही पढ़े लिखे होते थे, है ना। अभी के टाइम पर भी अगर आप फीमेल लिटरेसी रेट देखोगे तो वो सिर्फ 7% है। डू यू गेट इट? 100 में से 7 महिलाएं पढ़ी हुई हैं, बाकी नहीं पढ़ते। ओह, ओके, आगे। और इसीलिए हमको पता चलता है कि जो हमारा सोसाइटी है वो काफ़ी ज़्यादा जेंडर बेस्ड है। उसके बाद आ जाता है हमारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। फॉलोइंग आर सम नोटेबल पॉइंट्स जो कि हम जानने वाले हैं, जो कि हमारे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो हमारे इंडिया का है उसे बताते हैं। तो पहला है हमारा, इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन 1921 इज रिगार्डेड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। तो 1921 के टाइम पर जो हमारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन था वो काफ़ी ज़्यादा हुआ था, ठीक है। फिर prior to 1921 population growth in India was never consistent. Size of population keep fluctuating, increasing in one census and decreasing in the other, ठीक है। तो 1921 के बाद जो पॉपुलेशन था इंडिया का वो काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं था, मतलब कभी बहुत ज़्यादा बढ़ता था, कभी बहुत ज़्यादा घटता था। सो इट वाज फ्लक्चुएटिंग। एंड जो सेंसस की अगर माने तो ये डिक्रीज़ है, कम है दूसरों के मुकाबले। इंक्रीजिंग इन वन सेंसस एंड डिक्रीजिंग इन द अदर। होता क्या था, मतलब सेंसस क्या होता है ये बता दूं आपको। सेंसस वो होता है जो कि जिसमें कि अपन लोग का जनसंख्या नापा जाए, जनगणना होती है, ठीक है। आपके घर में लोग आते हैं, आपके घर के बारे में जानते हैं कि कितने लोग हैं, कितने लोग पढ़ते हैं, कितने लोग क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें। और इसीलिए हमारे सरकार के पास हमारा सारा डाटा होता है, ठीक है। तो सेंसस की अगर माने तो पहला सेंसस जो था, है ना, उसमें पॉपुलेशन बढ़ रहा है। दूसरे सेंसस में जाएं तो पॉपुलेशन घट रहा है। तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ था वो कंसिस्टेंट बिल्कुल नहीं था। साइज ऑफ पॉपुलेशन फ्लक्चुएट होता रहता था। आगे है हमारा पॉइंट, आफ्टर 1921 पॉपुलेशन इन इंडिया record as consistent rise. After 1921 population in India recorded as a consistent rise. 1921 के बाद जो हमारे पॉपुलेशन का ग्रोथ था वो बढ़ता ही गया। 1921 के पहले की बात की गई थी यहाँ पर सेकंड पॉइंट पर, जो कि कह रही थी कि जो हमारे इंडिया का पॉपुलेशन है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, लेकिन 1921 के बाद हमारे इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ते ही जा रहा है। फिर हमारा अगला पॉइंट है, दस द सेंसस 1901 showed a decline of 0.04 crore in total population from 23.87 crore in 1891 to 23.83 करोड़ इन 1901, ठीक है। मतलब जैसे यहाँ का जो सेकंड पॉइंट दिया है वह उसी हिसाब से बताते हैं कि 1901 में जो हमारे सेंसस से जो हमारा पॉपुलेशन निकाला गया था ना वो डिक्लाइन हो रहा था, मतलब हमारा पॉपुलेशन कम हो रहा था, विच इज़ 0.4 करोड़, मतलब 0.4 करोड़ के हिसाब से वो कम हुआ था। कहने का मतलब ये है कि जब सेंसस ने जनगणना की और उसमें पॉपुलेशन निकाला था 1891 में तो वो था 23.87, लेकिन जब 1901 में, हर 10-11 साल में ऐसे होता है ये, है ना, तो 1901 में जब दोबारा से उन्होंने ये निकाला था जनगणना से पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट, तो वो कम हुआ था, ठीक है। कम हुआ था कितना, 23.83 करोड़, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका डिफरेंस निकालोगे तो वो 0.4 करोड़ आएगा, और इसीलिए हमारा जो पॉपुलेशन हुआ था वो उस समय कम हुआ था, अभी बढ़ रहा है। फिर ठीक है, फिर है हमारा द सेंसस 1911 शोड अ राइज ऑफ 1.38 करोड़ फ्रॉम 23.83 करोड़ इन 1901 टू 25.21 करोड़ इन 1911।
तो यहाँ पर अगर 1911 के सेंसस को आप मानेंगे तो वो बढ़ रहा था हमारा पॉपुलेशन 1.38 करोड़ के हिसाब से, है ना। तो यहाँ पर 23.83 करोड़ थे हमारे पॉपुलेशन, 23.83 करोड़ थे 1901 में हमारा पॉपुलेशन, ठीक है। और 1911 में 25.21 करोड़ हो गया। कहने का मतलब ये कि जो हमारा पॉपुलेशन था वो 1.3 करोड़ के हिसाब से बढ़ा, ठीक है। फिर अगेन जब सेंसस हुआ 1921 में, है ना, तो वो डिक्लाइन शो करा था कितने का, 0.07 करोड़ का, मतलब फ्रॉम 25.21 करोड़ से, मतलब 1911 से जो हमारा पॉपुलेशन था वो डिक्लाइन हुआ था 25.14 करोड़ तक 1921 में, ठीक है। तो 1911 में हमारा पॉपुलेशन था 25.21 करोड़ और 1921 में तो जो हमारा पॉपुलेशन था वो था हमारा 25.14 करोड़, मतलब कि यहाँ पर पॉपुलेशन में डिक्लाइन आया है 0.7 करोड़ के हिसाब से। फिर है हमारा अगला पॉइंट विच इज़ फ्रॉम द ईयर 1921 ऑनवर्ड्स टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया नेवर डिक्लाइन। फिर 1921 के बाद से जो पूरे इंडिया का पॉपुलेशन है वो कभी डिक्लाइन नहीं हुआ है। द सेंसस 1931 रिकॉर्डेड एज राइज ऑफ 2.76 करोड़, द सेंसस 1941 रिकॉर्डेड एज राइज ऑफ 3.96 करोड़, फिर द सेंसस 1951 शोड अ राइज ऑफ 4.24 करोड़ एंड सो ऑन। तो 1921 में तो आप देखिए कि यहाँ पर फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, तो कभी बढ़ रहा है और कभी घट रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, तो बढ़ने दो ना, ठीक है। हमारा अगला पॉइंट ये कहता है कि 1921 के बाद से जो हमारा जो डिक्लाइन होना था हमारा पॉपुलेशन वो बिल्कुल नहीं हो रहा है, हमारा पॉपुलेशन बढ़ते ही जा रहा है। 1931 में 2.76 करोड़ के हिसाब से बढ़ गया, फिर 1941 में 3.96 करोड़ से बढ़ गया, फिर 1951 में 4.24 करोड़ जैसे बढ़ गया, मतलब हर साल इतना ज़्यादा बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए तो सेकेंड वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है हमारी। ओके, अगला पॉइंट पे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट पे बढ़ते हैं। A consistently rising population on the eve of independence lead to excessive burden of maintenance investment. It is an expenditure which a country has to incur on the maintenance of the existing population. तो जो हमारा पॉपुलेशन था वो बढ़ता ही जा रहा था और आज़ादी के टाइम पर जब हमारा जो देश था वो काफ़ी ज़्यादा गरीब था, उस समय इतने बड़े पॉपुलेशन को फीड करना, मतलब उनको खाना देना, जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, है ना, राशन पानी अवेलेबल कराना ही काफ़ी ज़्यादा बड़ा काम था, क्योंकि उस समय एक तो कंट्री गरीब थी, ठीक है, ऊपर से पॉपुलेशन इतना ज़्यादा था, आखिर लाए तो लाए कहाँ से खाना। फिर हमारा अगला पॉइंट कहता है when the maintenance investment is high growth oriented investment remains low। और क्योंकि हमको जितना भी पैसा था हमारे पास, जो सरकारी खजाने में जितना भी पैसा होगा, ठीक है, उसको हम कहाँ यूज़ कर रहे थे, मेंटेनेंस करने में, सोसाइटी को मेंटेन करने में, उसको भोजन उपलब्ध कराने में। लेकिन अब अगर ऐसा हम करेंगे तो क्या हम ग्रो कर पाएंगे, मतलब अगर सोसाइटी को हम खाना ही खिलाने बैठ जाएं तो हम क्या सोसाइटी को ग्रो कर पाएंगे कि हाँ जाओ तुम खुद कमा कर लाओ, नहीं कर पाएंगे ना। तो यही होता था। फिर हमारा अगला पॉइंट कहता है हाई मेंटेनेंस एंड लो ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इज अनदर फीचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी पॉइंटिंग टुवर्ड्स इट्स बैकवर्डनेस एंड स्टैग्नेशन। और जो हमारा ये हाई मेंटेनेंस का जो कॉस्ट हो रहा था और ग्रोथ ओरिएंटेड जो हमारे खर्चे थे, इन्वेस्टमेंट हो रही थी, वो बहुत कम हो जा रही थी, इसीलिए इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो हमारा इंडियन इकोनॉमी था वो और पीछे जाता जा रहा था और स्टैगनेंट था, मतलब कि उसकी जो ग्रोथ हो रही थी वो बहुत कम हो रही थी या तो हो ही नहीं रही थी, ठीक है, वो पीछे जाता जा रहा था। फिर हमारा अगला पॉइंट है, ये येलो बॉक्स में हम पढ़ लेते हैं। हाई मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन। हाई मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट क्या का मतलब क्या है, यहाँ पर जो भी हम खर्चा कर रहे हैं अपने पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए, अपने पॉपुलेशन को फीड करने के लिए। एंड लो इन्वेस्टमेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलप्ड कीप्ड इंडिया इन द स्टेट ऑफ परपेचुअल बैकवर्डनेस। और क्योंकि हम लोग का जो इन्वेस्टमेंट था वो ग्रोथ की तरफ काफ़ी कम था, इसीलिए जो डेवलपमेंट हो रहा था इंडिया का वो बहुत कम हो रहा था। अब बढ़ रहा है और अब बढ़ेगा और हम बढ़ेंगे, ठीक है। फिर हमारा अगला पॉइंट, हाउएवर द अंडरलाइंग फैक्ट इज दैट टिल 1951 द राइज इन इंडियाज पॉपुलेशन वाज नेवर अलार्मिंग, इट रेंज्ड बिटवीन माइल्ड टू मॉडेस्ट, ठीक है। तो फिर ये भी एक फैक्ट है कि 1951 के बाद से जो इंडिया का पॉपुलेशन था वो काफ़ी अलार्मिंग नहीं रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा रैग्ड और माइल्ड रहा है, ठीक है, समझ लो। उसके बाद है हमारा अगला पॉइंट, इट वाज ओनली फ्रॉम 1951 ऑनवर्ड्स
that the rise in population became explosive in nature and the country started facing a serious challenge in term of population exploitation. ठीक है, तो 1951 के बाद से जो हमारा पॉपुलेशन था वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोसिव नेचर में था, जो हमारा पॉपुलेशन था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते ही जा रहा था और जो कंट्री था वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस चैलेंज फेस करने लगी थी बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन. इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को हम कहाँ से खाना दें, कहाँ से कपड़े पहनाएं, कहाँ से घर ला के दें, तो ये काफ़ी ज़्यादा था. ठीक है, फिर अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे 7th पॉइंट विच इज़ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. तो अगले वीडियो में हम पढ़ते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. आज के वीडियो में बस इतना ही. अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो आप बाद में देख रहे हैं तो आप 7th पॉइंट ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं. पहले के वीडियोस देखने हैं तो आप इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं. यही था आज के वीडियो में. आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा. अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो कमेंट में बताइए कि क्या अच्छा नहीं लगा. अगर आप ये